हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी पर। हमने जो एंशियंट हिस्ट्री की जो श्रृंखला चलाई हुई, जो सीरीज चलाई हुई है, उसमें जो नेक्स्ट कर्म है हमारा वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर, जिसको यूनान में अलेक्जेंडर भी बोला जाता था, जो कि यूनान के मकदूनिया का शासक था और उसने विश्व विजेता बनने की कामना में भारत तक आक्रमण किया था। अब उसके आक्रमण की पृष्ठभूमि, उसकी आक्रमण की जो जो चीजें थी, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं है, पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, भारत का जो मैप है उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से। देखो, भारत के मैप में अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस साइड हमारा क्या है, अरब सागर होता है, ठीक है। इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों में ही पानी है। नीचे हिंद महासागर, उसमें भी पानी। इधर उत्तर की साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर पूरा इधर तक क्या है, हिमालय पर्वत है। तो इस तरीके से तीन साइड जो कि इंडिया की ऐसी है जहां से कोई भी बाहरी आक्रमण इंडिया पर नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उस टाइम पे इतना किसी के पास सेना थी, जल सेना थी, ना इतनी ज्यादा किसी के पास ताकत थी कि वो हिमालय को पार कर सके। तो तीन तरफ से लगभग हमेशा ही इंडिया क्या रहा है, सुरक्षित रहा है। अब कहाँ से ज्यादातर आक्रमणकारी जो भी आए हैं मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत की बात नहीं है, अंग्रेजों के पास तो काफी अच्छी जल सेना थी तो वो आए ही जल के थ्रू थे। लेकिन अगर हम मेडिवल हिस्ट्री या प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पर इंडिया पर ज्यादातर आक्रमण कहाँ से होते हैं, ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा है यहाँ से होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, भारत पर ज्यादातर आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी कहाँ से आए हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा से आए हैं। ये वाली जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहाँ से ही ज्यादातर आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया है। तो इसी तरीके से सिकंदर भी था। तो पहले हम सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसका रूप देखेंगे कि कैसे वो इंडिया तक पहुंचता है। तो सिकंदर था वो कि कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। ध्यान रखेंगे, मकदूनिया का शासक था, जो कि उस टाइम पर यूनान में ही एक जगह का नाम था, मकदूनिया। तो मकदूनिया का शासक था सिकंदर। सिकंदर का जन्म होता है 356 बीसी में। कब होता है सिकंदर का जन्म, 356 बीसी में, और वो मकदूनिया का शासक था। पिता का नाम क्या था इसका, फिलिप। पिता का नाम फिलिप था। पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है मकदूनिया का। अब मकदूनिया का शासक बनता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। ध्यान रखेंगे, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था, जिसको एरिस्टोटल भी बोला जाता था। हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं, अगर इंग्लिश या यूनानी लैंग्वेज में देखेंगे तो इनको क्या बोलते थे, एरिस्टोटल बोलते थे। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। वही अरस्तु जो फादर ऑफ, जिसको बायोलॉजी बोला जाता है या जूलॉजी बोला जाता है। बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे, सुकरात। तो इनके नाम आपने सुने ही होंगे। अरस्तु के गुरु कौन हुए, प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कौन हुए, सुकरात। ये तीनों ही उस टाइम के महान दार्शनिकों में काउंट होते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन याद ध्यान रखना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। तो अरस्तु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अरस्तु से आशीर्वाद लेकर ये विश्व विजेता बनने की कामना में मकदूनिया से निकल पड़ते हैं। अब मकदूनिया कहाँ था, मैंने आपको बताया यूनान में, यानी ये इंडिया, ये पाकिस्तान है। उस टाइम पे पाकिस्तान तो होता नहीं था, अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से इधर जाएंगे तो ईरान, इराक, फिर आता है उस साइड यूनान का मकदूनिया। वहां से वो निकलता है मकदूनिया से, ईरान, इराक और अफगानिस्तान को जीतते हुए ये यहाँ पहुंचता है। यहाँ पर क्या था, एक हिंदुकुश पर्वत था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सा पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ हिंदुकुश पर्वत पर पहुंचता है। यहाँ पर तक्षशिला नामक जगह पे, ध्यान रखेंगे, तक्षशिला। तो इंडिया पर आक्रमण जब उसने किया तो तक्षशिला नामक जगह पर उसने आक्रमण किया। और यहाँ पर कौन सा राजा उस टाइम पे राज करता था, आम्बी।
तो ध्यान रखेंगे कौन सा राजा राज करता था। आम्बी एक राजा था, वो यहाँ पर राज करता था। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। आम्बी एक राजा था, वो तक्षशिला पर राज करता था। तक्षशिला का राजा था जिस टाइम पर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप ये बनता है कि सिकंदर का आक्रमण सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुआ या किस राजा के विरुद्ध था। तो किस राजा के विरुद्ध था? आम्बी एक राजा था, उसके विरुद्ध था। अब इसने आम्बी पर आक्रमण किया, लेकिन आम्बी ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को आगे युद्धों में साथ देने का वादा किया। तो इस तरीके से आम्बी भी सिकंदर के साथ मिल लेता है। फिर दोनों मिलकर इंडिया में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से तक्षशिला से बढ़ते हुए वो कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। देखो इन पांचों नदियों का क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। कई बार इनके क्रम में भी जो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है। कौन सी? सिंधु नदी तो सबसे ऊपर है ही। इन पांचों की बात कर रही हूं मैं, इनकी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आधुनिक नाम है इन नदियों के। उस टाइम पे ऋग्वैदिक या वैदिक कालीन नाम इन नदियों के अलग थे, जिनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये पहुंचते हैं, आम्बी के साथ सिकंदर कहाँ पहुंचता है? झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी होगी ये? झेलम नदी के किनारे। इस नदी के किनारे एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? राजा पोरस। क्या नाम था? राजा पोरस यहाँ पर राज करता था। तो उसने राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया। किसने? सिकंदर ने। अब दोनों के बीच युद्ध होता है। किस नदी के किनारे युद्ध होता है? झेलम नदी के किनारे। तो एक तो ये आ जाए कि किस नदी के किनारे राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। और इस झेलम नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। तो यहां से ये भी क्वेश्चन। दूसरा, इसी झेलम नदी को यूनानी लैंग्वेज में हाइडे स्पीच बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध। तो पूछ लिया जाए कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ या किस नदी के किनारे हुआ, या वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। इसको तीन नामों से हमने जाना। झेलम का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच उस टाइम पे इस नदी को यूनान में बोला जाता था। झेलम इसका आधुनिक कालीन नाम है और वैदिक कालीन नाम इस नदी का क्या हुआ? वितस्ता। तो तीनों ही नाम याद रखेंगे हम। इन नदी के किनारे पर राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है, जिसमें राजा पोरस की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब हारने के बाद भी जो सिकंदर था वो राजा पोरस का बड़ा सम्मान किया उसने, क्योंकि उसको लगा कि ये इस राजा ने बड़े साहस के साथ युद्ध किया है। उसके बाद वो राजा पोरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस बोलता है वैसा ही जैसा एक राजा के साथ करता है उस तरीके का व्यवहार कीजिए। तो उसकी इस बात को सुनकर वो बड़ा खुश होता है। अब वो झेलम नदी के किनारे उसने 2 शहरों की स्थापना की। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए। कौन कौन से 2 शहर बसाए? एक तो बहुकेफला। बहुकेफला एक शहर बसाया। ये बहुकेफला शहर किसके? उसका एक प्रिय घोड़ा था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला था, जो कि इस युद्ध के दौरान उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अपने घोड़े की याद में वो किस शहर की स्थापना करता है? झेलम नदी के किनारे बहुकेफला एक शहर की स्थापना करता है। साथ में एक और शहर की स्थापना करता है, वो यहाँ पर निकैया। नाम ध्यान रखेंगे, बहुकेफला और निकैया। निकैया का शाब्दिक अर्थ क्या बताया उसने? जीत का शहर, यानी कि यहाँ उसने जीत हासिल की थी। तो बहुकेफला घोड़े के नाम पर और निकैया जिसको उसने जीत का शहर बोला। तो ये 2 शहर वो झेलम नदी के किनारे स्थापित करता है सिकंदर और आगे की तरफ बढ़ जाता है। झेलम से आगे कौन सी नदी बताई मैंने आपको? चिनाब नदी। चिनाब नदी को वो और उसकी सेना उसको पार करते हैं, फिर रावी नदी को पार करते हैं, फिर आते हैं व्यास नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे, व्यास नदी के किनारे ये पहुंच जाते हैं। व्यास नदी के किनारे पहुंचने के बाद इसकी सेना इतनी थक चुकी होती है कि वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। फिर साथ में उनके पास एक रीजन और होता है कि एक छोटे से क्षेत्र का राजा जब उनको इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है, तो मगध के राजा, उस टाइम पर मगध, ये जो मगध है बिहार में स्थित था ये मगध, मगध के कौन सा राजा था? घनानंद। कौन सा राजा था? घनानंद। तो मगध के राजा घनानंद के बारे में इन्होंने काफी चर्चे सुने हुए थे और वो भी घनानंद काफी शक्तिशाली सेना उसके पास थी।
तो उससे थोड़ा डर के इसकी सेना ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में क्या होता है, सिकंदर ने वापस जाने की योजना बना ली और व्यास नदी से ही वो वापस चला जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर और उसकी सेना किस नदी से वापस इंडिया से वापस अपने देश की तरफ चली गई थी। तो कौन सी नदी से, व्यास नदी के किनारे से वो वापस अपने देश की तरफ चले जाते हैं। तो व्यास नदी से आगे बढ़ ही नहीं पाता है ये राजा सिकंदर। अब व्यास नदी के पर जब ये वापस जाने लगते हैं तो इसने क्या किया, अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया, एक तो जल सेना और एक थल सेना। थल सेना और जल सेना, दो भागों में इसने अपनी सेना को बांट दिया और ये वापस जाने लगा। अब इसने भारत पर आक्रमण कब किया है, 326 BC में। जब इसका आक्रमण भारत पर हुआ उस टाइम पे डेट क्या थी, 326 ईसा पूर्व। अब ये भारत में लगभग 19 महीने ठहरता है। 19 महीने ठहरने के बाद 325 BC में ये भारत से वापस जाता है। कब जाता है, 325 ईसा पूर्व में ये भारत से वापस जाता है और वापस जाने के क्रम में अपनी सेना को दो भागों में इसने बांट दिया, थल सेना और जल सेना। थल सेना का सेनापति कौन होता है, यह स्वयं होता है, साथ में सेल्यूकस निकेटर, जिसका वर्णन हम आगे मौर्य वंश में करेंगे। सेल्यूकस निकेटर और स्वयं सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर और स्वयं सिकंदर क्या है, थल सेना के सेनापति होते हैं। और जल सेना का सेनापति को तो कौन होता है, निर्याकस। कौन होता है, निर्याकस। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक बनता है कि सिकंदर की जल सेना का सेनापति कौन था, तो कौन था, निर्याकस था। अब यहाँ से जब ये वापस जाते हैं तो व्यास नदी के किनारे, ये व्यास नदी के किनारे से ये तो चले जाते हैं थल मार्ग से वापस, और जल सेना वाले कहाँ से जाते हैं, इस तरीके से उनका रूट होता है। यहाँ से जाते हुए वो जल सेना वाले जाते हैं, किसके नेतृत्व में, निर्याकस के नेतृत्व में। तो इस तरीके से ये वापस अपने देश की तरफ सिकंदर चला जाता है। वापस जाने के क्रम में यहाँ पर जो तक्षशिला, कंधार और ये वाली जो जगह इसने जीती हुई थी अफगानिस्तान की साइड, सिकंदर ने ये अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप जाता है। किसको सौंप जाता है, सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर वो आगे बढ़ चलता है। आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के साथ सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर को। तो ये जो अपनी यहाँ पर जो विजित प्रदेश थे, सिकंदर किसके अधीन करके चला जाता है, सेल्यूकस निकेटर के अधीन करके ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन ईरान में बेबीलोन नामक जगह पे, कहाँ पर, बेबीलोन नामक एक जगह थी ईरान में, वहां पहुंचने के बाद 323 BC में, 323 BC में ध्यान रखेंगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 323 BC में बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ पर स्थित था, आधुनिक ईरान में बेबीलोन स्थित था। तो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से सिकंदर एक महान जो राजा था उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और कितनी वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में, लगभग 33 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतनी छोटी सी ही उम्र में इसने इतनी बड़ी मतलब अचीवमेंट्स इसके पास थी। और फिर वापस जाने के क्रम में इसका हमने देख ही लिया किस तरीके से। अब जो हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा भारतीय इतिहास में एक फायदा ये होता है कि जो यूनानी इतिहासकार थे वो डेट वाइज सारा इतिहास लिखते थे, डेट वाइज उनके पास सारा इतिहास होता था। जबकि जो इंडिया में इससे पहले, सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई हमें निश्चित तिथियों का नहीं पता है कि किस डेट पर क्या क्या चीजें हुई थी। वहां पर सिर्फ थोड़ा अज्यूम किया गया है, मान ली गई है चीजें। लेकिन इसके बाद से ही क्या होता है, जब हम सिकंदर, यूनान का इतिहास सिकंदर के साथ जोड़ते हैं और इंडिया का इतिहास देखते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से इंडिया का इतिहास भी उसी तरीके से चलने लग जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। सिकंदर के आक्रमण के बारे में हमने डिस्कस किया। काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप एक दो बार इसको अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।